फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम बात करने वाले हैं बिहार की जीएस को लेकर, साथ ही जो आपकी टीआरई एग्जाम जो होने वाले हैं बीपीएससी ट्री 3 का री एग्जाम और बीपीएससी ट्री 4 का एग्जाम, साथ ही आपकी सक्षमता का द्वितीय एग्जाम भी होने वाला है, उन सभी को लेकर। तो जो अभी आपके प्रीवियस ईयर में जो आपके एग्जाम हुए हैं बीपीएससी के लेकर, जो कि आपके प्राथमिक टीआरई 1 और टीआरई 2 का, उसमें आपके जितने भी क्वेश्चन आपके सामान्य अध्ययन से पूछे गए हैं, कक्षा 1 से लेकर 12 तक की प्रत्येक शिफ्ट में जितने क्वेश्चन आंसर पूछे गए उन सभी का ये संकलन है, जिसमें आपके पूरा ही हमने ले लिया है सॉल्व पेपर हैं, जिसमें आपके जितने भी सीटें आई हैं, जितने भी पेपर हुए हैं फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, उन सभी की सामान्य अध्ययन की सीरीज है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो भारतीय संविधान का जो विकास है, संविधान सभा से संबंधित जो क्वेश्चन आए हैं उन्हें हम देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा आपका कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो इनमें से कौन है जो आपके कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो जो आपके जे एंड्रयू हैं, जे एंड्रयू, ये आपके कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, और बाकी के आपके जितने भी वो सभी आपके कैबिनेट सभा के सदस्य थे। ठीक है, आगे हम चलेंगे। फिर एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो कैबिनेट मिशन है वो भारत में आपका 1946 को आया था। कब आया था? 1946 को। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? जो आपकी 1946 में जो सरकार बनी थी, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उनका कौन सा विभाग था? तो जो हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि आपके अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष आपके सच्चिदानंद सिन्हा हो जाते हैं, स्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उनके पास खाद्य एवं कृषि का विभाग था। कौन से का था? खाद्य एवं कृषि का जो विभाग है वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट रहेगा आपका इसी में कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो जो जवाहरलाल नेहरू की जो अस्थायी सरकार थी उसमें श्रम मंत्री आपके जगजीवन राम थे। कौन थे? जगजीवन राम। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। इसी में आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मताधिकारों का प्रभावी प्रतिशत क्या रहा था? तो जो केवल भारतीय से जो केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में जो भारत के जो वयस्क आबादी वाले जो मताधिकार थे, मतदाता थे, उनका जो प्रभावी प्रतिशत था वो आपका 10 से 15% था। कितना था? 10 से 15%। ठीक है, अब आता ही जो संविधान सभा है उसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 की हुई थी। और जो 9 दिसंबर की जो अध्यक्ष रहे थे, अस्थायी अध्यक्ष आपके सच्चिदानंद सिन्हा रहे थे। और जब 11 तारीख को जब दोबारा बैठक हुई थी 11 दिसंबर और 1946 में, तब आपके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो जो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो आपके वी.एन. राव थे। कौन थे? वी.एन. राव, यानी कि भीमराव अंबेडकर थे। ठीक, वी.एन. राव। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब आपका आता है इसमें आगे कि भारतीय संविधान की उद्देशिका संघ एवं राज्य क्षेत्र, भारतीय संविधान की स्रोत, अनुच्छेद और अनुसूचियां एवं नगरीकरण। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा वो अब आपसे पूछा जाएगा। तो इसका जो क्वेश्चन अब आएगा आपका 5वां क्वेश्चन है कि भारत में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये हमें बताना है। तो इसमें से जो आपका सत्य कथन होगा, जैसे राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम, या भारतीय संघवाद देश के एकल राज्य व्यवस्था स्थापित करना, या फिर भारतीय संघवाद सुदृढ़ एकात्मक आधार के साथ क्षैतिज नहीं है। तो इसका जो सही वाक्य है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6वां क्वेश्चन आएगा आपका 6वां है कि किन अनुच्छेद, यानी कि किस अनुच्छेद या के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है?
तो किस सदन में वो दे सकता है? तो जो आपका अनुच्छेद 120(1) है, अनुच्छेद 120(1), इसमें आप सदन में अपनी मातृभाषा में भी बोलने की इजाज़त मिलती है। ठीक है, आगे है तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट आगे रहेगा आपका कि 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये आपकी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट रहेगा आगे आपका कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो जो आपका अनुच्छेद 17 है उसमें अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट रहेगा आपका इसी में क्वेश्चन संविधान में कि सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया है। जो सिक्किम है वो भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया है। तो कब? तो 1975 में। ठीक है, 1975 में। और सिक्किम भारत का 22वें राज्य के रूप में शामिल हो गया था 1975 के बाद। फिर आगे है कि समुद्र पारी भारतीय नागरिकता योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो जो आपको समुद्र पारी भारतीय नागरिकता है वो आपकी नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2003 के तहत लागू की गई थी। ठीक है, कितनी? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के तहत समुद्र पारी भारतीय नागरिकता योजना स्टार्ट की गई थी। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर चलेंगे। तो नेक्स्ट रहेगा आपका कि भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो जो बंधुत्व है वो आपका इसमें से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति की गरिमा साथ ही देश की एकता एवं अखंडता को आश्वासित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे हम चलेंगे। अब इसमें आपके मूल कर्तव्य अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन है आपका कि चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? जो चुप रहने का जो अधिकार होता है वो किस प्रकार का अधिकार है? तो ये आपका मूल अधिकार हो जाएगा। कैसा? मूल अधिकार। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट रहेगा आगे आपका 13 वाला क्वेश्चन, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से आपस में मिलाना है और सूचियों का आंसर देना है। ठीक है, तो इसमें पहला है कि सूची 1 प्रावधान। तो प्रावधान किससे संबंधित है ये आपको बताना है। और दूसरी साइड है आपका भारत के संविधान से संबंधित अनुच्छेद, यानी कौन सा प्रावधान आपका कौन से अनुच्छेद से है ये बताना है आपका। ठीक है, तो ये कार्य की न्याय संगत एवं मनोचित दशाएं जो हैं वो किस अनुच्छेद में है? तो ये आपके अनुच्छेद 42 में है। ठीक है, कार्य की न्याय संगत एवं मनोविच जो दिशाएं हैं वो आपके अनुच्छेद 42 से संबंधित हैं। और कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, जो कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी है वो आपकी आर्टिकल 43 है। ठीक है, फिर आता है आपका आगे कि समान सिविल संहिता, जो समान सिविल संहिता है ये अनुच्छेद 44 में आता है आपका। और राष्ट्रीय महत्व के समान एवं वस्तुओं का संरक्षण कोड जो है वो अनुच्छेद 39 में आता है। ठीक है, ये सिविल संहिता इसमें आ गया और ये वाला तीसरे में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2143। ठीक है, 2143। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या रहेगा? आंसर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? तो मूल अधिकारों के बारे में कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो इसमें जो आपका रहेगा कि वे संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य सल्तनत की अद्वितीय घोषणा, या फिर वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं। तो सेकंड है कि वे लोग जो अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं, या फिर वे न केवल राजनीतिक और कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सी और बी ये दोनों ही सही है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में एक से अधिक इसका आंसर करेक्ट है। ठीक है,
आगे चलेंगे कि अपराधियों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ये है कि भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं है। फिर है कि संविधान में अपराध के अधिक दंड से सुरक्षा दी जाती है, या फिर देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्याय विभागीय कार्रवाई की जा सकती है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक अधिकार। तो इसमें जो आपके दोषियों से संबंधित अपराधियों से संबंधित जो आपके न्याय हैं, तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक से अधिक आंसर आपका सही है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट रहेगा आपका 16वां, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है। तो जो मौलिक अधिकार का जो संदर्भ है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और जो मौलिक अधिकार है वो हमारे कौन से भाग में है, तो संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आपके मौलिक अधिकार आते हैं। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के सिद्धांत से ली गई है। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसकी जो अवधारणा है वो आपके आयरलैंड से ली गई है, और ये आपके संविधान के भाग 4 में सम्मिलित है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है। तो भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा पहला तो एक तो 6 से 14 वर्ष की बच्चों हुई तो प्राथमिक शिक्षा के अवसर, तो ये हो गया आपका सी वाला भी क्लियर है, और साथ ही आपका जो देश की एकता अखंडता को कायम रखना ये भी है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो आंसर है वो आपका एक से अधिक आंसर आपके करेक्ट है। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है कि भारत में प्रेस स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्यों प्राप्त है, क्योंकि यह एक विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। जो प्रेस स्वतंत्रता होती है उसमें व्यक्ति अपने विचारों की स्वतंत्रता के अधीन ये अधिकार है कि जो उन्हें प्रेस स्वतंत्रता के लोगों को प्राप्त होती है। ठीक है, आगे है आपका कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, संसद, तो इनसे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अब आपके आएंगे। तो जिसमें आपका पहला रहेगा कि भारत की नव उद्घटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं। तो सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं, तो 1272। ठीक है, कितनी है, 1272। आगे चलेंगे हम कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है। तो जो प्रभारी वास्तुकार है उनका नाम पद्म श्री विमल पटेल है। क्या है, पद्म श्री विमल पटेल है। और इसकी जो अभी नए भवन जो बना है आपका संसद भवन, उसकी जो आधारशिला थी वो किसने रखी थी, तो नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 में रखी थी, 2020 में। और ये बनकर कब तैयार हुआ है, तो 28 मई 2023 में ये इसका उद्घाटन कर दिया गया था। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपके संघ की न्यायपालिका भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित क्वेश्चन है कि भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि भारत एकीकृत न्यायपालिका क्यों रखता है, क्योंकि भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालय के साथ न्याय पाया जाता है, या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, या फिर उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित किए गए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी और सी करेक्ट है, इसीलिए जो इसका आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। तो सर्वोच्च न्यायालय में किस मुकदमे में आपका सबसे पहले मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था, तो ये आपका जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है उसमें आपका मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, आगे है नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है। तो किसे, तो एक रिट जारी कर सकता है। क्या, रिट जारी कर सकता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट अब राज्यों के उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का जो अधिकार है वो किसके पास होता है, तो वो आपका जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है,
आगे है पंचायत नगरपालिका सहकारिता समिति से संबंधित क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है। तो कौन सा है कि पंचायतों और नगरपालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना, या फिर जनपद की प्रारूपी योजना तैयार करना, या फिर पंचायत के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना, या फिर आपके एक से अधिक। इसका आंसर सही है। तो जो आपका इसका आंसर रहेगा वो हो जाएगा उपयुक्त, एक से अधिक आपका आंसर सही है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ था। तो ये इसका जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी यानी कि 2004 में हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा इसका आंसर सही होगा वो हमें बताना है। तो इसका जो आंसर भी इसमें नहीं है, हम ऐसे ही आपको बता देते हैं कि भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। ठीक है, आगे चलेंगे हम कि दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है। दूरदर्शन का क्या ध्येय वाक्य है? तो वो है आपका सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम। आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है। तो दबाव समूह किससे पीड़ित है ये बताना है। तो संस्कृतिवाद से, विचारधारा में प्रतिबद्धता की कमी से, या देश की राजनीति में स्वशासन भूमिका की कमी से। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या रहेगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। इसमें आपस में मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। ठीक है, तो जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हैं वो उसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना है आपकी 1964 में हुई थी। ठीक है, इसका पहला ही सही है, पहले का पहला। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की गठन कब हुआ था। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है आपकी, ठीक है, इसका कब हुआ था। तो इसका 1925 में। ठीक है, फिर है बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी का हुआ था 1984 में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, तो इसकी स्थापना आपकी 1998 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से किसे कहा कि भारतीय न्यायपालिका बिलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। कैसे? बिलासी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा एन वी रमना। एन वी रमना, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। तो कौन सा है? तो इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इसका 1 से अधिक आंसर सही है। ठीक है, 1 से अधिक। इसमें सार्वभौम वयस्क मताधिकार का भी अधिकार है, स्वतंत्रता का भी है। ठीक है, और अल्पसंख्यक की रक्षा की बात भी की गई है। तो तीनों ऑप्शन इसमें मिलते हैं, इसीलिए जो इसका आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है। एक साइड आपके भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियम बनाए गए हैं और कब बनाए गए हैं उससे संबंधित वर्ष। ठीक है, तो विशेष विवाह अधिनियम, तो जो विशेष विवाह अधिनियम है आपका वो 1954 में। कब? 1954 में। और दहेज निषेध अधिनियम आपका कि दहेज है वो नहीं लिया जाएगा, वो आपका 1961। कब है? 1961। फिर है समान पारिश्रमिक अधिनियम। तो समान पारिश्रमिक अधिनियम जो आपका है तो वो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1976। नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1986। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा और तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 23 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1993 में। आगे चलेंगे हम।
आगे है कि भारत के किस संस्था का आदर्श वाक्य है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी क्या है उससे संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।